नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डोमर ग्रोथ मॉडल की। डोमर ग्रोथ मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में, नेट जेआरएफ में और एकेडमिक में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, नो डाउट आज आप डोमर के ग्रोथ मॉडल को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आपको मटेरियल इकोनॉमिक्स रिलेटेड मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों डोमर ग्रोथ मॉडल की। देखिए, हैरड और डोमर जो दो ग्रोथ मॉडल हैं, बेसिकली एक तरीके से केन्सियन ही इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं अपने ग्रोथ मॉडल में। जहां जो किन्स का मॉडल है वो एक स्टैटिक मॉडल है, वहीं पे हैरड और डोमर का जो मॉडल है वो एक डायनेमिक मॉडल है, एक प्रायोगिक मॉडल है, जो ये सॉल्यूशन तय करता है कि अगर एक इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है तो किस रेट से इनकम को बढ़ना चाहिए ताकि बढ़ते हुए निवेश के कारण जो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, जो एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको एब्जॉर्ब किया जाए ताकि दीर्घकाल में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहे। दोस्तों, जहां किन्स की मैं बात करता हूं तो किन्स का मॉडल एक स्टैटिक मॉडल है जो मान के चलते हैं कि जो पूंजी का स्टॉक है वो दिया हुआ है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो हैरड और डोमर का मॉडल है, दोनों ही मॉडल डायनेमिक इस सेंस में हो जाते हैं, वो ये बात करते हैं कि पूंजी स्टॉक का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको किस तरीके से इनकम के जरिए हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं ताकि लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहे। दोनों ही मॉडल आप देखेंगे किन्सियन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। कहीं ना कहीं डोमर और हैरड दोनों ये मान के चलते हैं कि सेविंग जो है इनकम का फंक्शन होगा और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां प्लांट सेविंग प्लांट इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। और ये दोनों ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ये लिए हुए हैं किन्स से। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कहा जाता है कि ये किन्सियन अप्रोच पे बने हुए दोनों ही मॉडल है। अंतर सिर्फ इतना है कि हैरड और डोमर एक समान निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग, अलग अलग अप्रोच को लेके आते हैं। बाकी दोनों का कंक्लूजन बिल्कुल एक है, दोनों एक ही विषय वस्तु पे काम करते हैं, निष्कर्ष एक निकालते हैं, लेकिन दोनों का जो पहुंचने का तरीका है निष्कर्ष पे, अप्रोच है, वो सिर्फ भिन्नता वाला है, वो सिर्फ अंतर उत्पन्न करता है। तो यहां पे आइए हम डोमर के ग्रोथ मॉडल को बहुत अच्छे से समझते हैं। डोमर का मानना है जो इन्वेस्टमेंट है उसके डुअल इफेक्ट होते हैं। एक तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तरीके से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इनहांस होता है, जिसे आप इन्वेस्टमेंट का सप्लाई साइड भी कह सकते हैं। और दूसरा, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे इनकम जनरेशन होता है, जिससे डिमांड बढ़ती है, इसलिए इसे डिमांड जनरेशन साइड भी कहते हैं। इसके पहले अगर आप डोमर और हैरड के पहले आइए तो एक तरीके से क्लासिकल को पढ़ते हैं और आप किन्स को पढ़ते हैं। क्लासिकल कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड। इसका मतलब वो सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट की सप्लाई साइड की बात करते हैं, वो मांग पक्ष की अवहेलना करते हैं। किन्स दूसरी तरफ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के डिमांड साइड की बात करते हैं, सप्लाई को नेग्लेक्ट करते हैं। हैरड और डोमर दोनों इकोनॉमिस्ट, विशेषकर डोमर जो है, कहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का डुअल साइड इफेक्ट होता है। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दें दोस्तों, तो एक तरीके से एक तरफ उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, और दूसरी तरफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हाथ में इनकम आएगी, जिससे वो डिमांड बढ़ेगी। कुल मिला के डोमर ये बताते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी को, एक डायनेमिक इकोनॉमी है जिसमें इक्विलिब्रियम बदल रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज हो रही है, तो इनकम को उस रेट से बढ़ना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट के कारण जो एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे एब्जॉर्ब करे ताकि दीर्घकाल में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहे। तो स्टेडी स्टेट ग्रोथ कैसे लगातार मेंटेन रहेगी एक डायनेमिक इकोनॉमी में, इसके ऊपर पूरा का पूरा डोमर का काम है। तो डोमर का जो हमको ज्ञात करना है मॉडल में कि इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट किस रेट से बढ़ाया जाए ताकि लॉन्ग रन में जो है स्टेडी स्टेट ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। इसके लिए डोमर जो है अपने जो मॉडल में कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। तो आइए पहले हम डोमर के एजम्पशंस की बात कर लें, फिर हम मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं डोमर के एजम्पशंस की, डोमर के मान्यताओं की। तो सबसे पहला जो सबसे प्रमुख एजम्पशंस आप लेंगे कि शुरू में ही पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो गई है। मतलब वो मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, यहां से वो अपने मॉडल को शुरू करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन प्राप्त है, इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार की दशा विद्यमान है, पहला चीज। दूसरा, सरकार का उत्पादन और व्यापार के ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। सरकार का उत्पादन और व्यापार के ऊपर
किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। देयर आर नो एनी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड। सरकार का उत्पादन व्यापार पर नियंत्रण नहीं है, किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण नहीं है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी नहीं है, जिससे एक मॉडल क्लोज मॉडल हो जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है। दूसरा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कांस्टेंट है, एक ही है, ये दोनों कांस्टेंट मान के चलते हैं। फिर जो है पांचवा इनके एजम्पशन है कि जो आउटपुट कैपिटल रेशियो है, आउटपुट कैपिटल रेशियो है, आउटपुट कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो जहां हम इसे सिग्मा से हम डिनोट कर रहे हैं, वह स्थिर है, वह स्थिर है। देखिए ये बेसिक 5 एजम्पशंस हैं डोमर के ग्रोथ मॉडल की, कि शुरू में ही फुल इंप्लीमेंट की प्राप्त हो चुकी है। यहां से अपने मॉडल को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से हम बताएंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट और इनकम किस रेट से बढ़ेंगे ताकि फुल इंप्लीमेंट की सिचुएशन कंटिन्यूअस स्टेडी स्टेट में बनी रहे। सरकार का प्रोडक्शन और ट्रेड के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। फिर जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं है, क्लोज इकोनॉमी है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टेप एक ही है और एक कांस्टेंट है। और आउटपुट कैपिटल रेशियो ये जो है जिसे आप पूंजी की उत्पादकता भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है जिसे हम सिग्मा से कर रहे हैं, वो स्थिर है। ये मान्यता दिए होने पे डोमर पता लगाएंगे कि इनकम किस रेट से बढ़े, इन्वेस्टमेंट किस रेट से बढ़े, जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करे, जिससे कि हमारा स्टेडी स्टेट ग्रोथ मेंटेन हो सके। दोस्तों इस मॉडल को समझना है तो सबसे पहले हमको आउटपुट कैपिटल रेशियो को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉडल में सबसे ज्यादा यूज इसी शब्द का हुआ है। तो इस अगर एजम्पशंस को आप नोट कर चुके हो या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो आइए मैं आपको बताऊं कि डोमर का जो है आउटपुट कैपिटल रेशियो क्या है और ये हैरेट के कैपिटल आउटपुट रेशियो से किस तरीके से भिन्न है। आइए हम यहां बात करते हैं। डोमर ने जो यूज किया है कॉन्सेप्ट, वो है आउटपुट कैपिटल रेशियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम जो है यहां पे सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। अर्थात इसका हो गया उत्पाद पूंजी अनुपात, अनुपात। इसके लिए एक शब्द और भी यूज होता है, पूंजी की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता या फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल शब्द भी इसके लिए यूज होता है। आप जानते हैं, जो आपने मेरा पहला वीडियो देखा हैरेट का, उसमें मैंने बताया कि हैरेट ने कैपिटल आउटपुट रेशियो COR का यूज किया है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, जिसको हमने C से डिनोट किया गया था, और इसको हम हिंदी में कहते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। यह हैरेट का कॉन्सेप्ट था। किसका कॉन्सेप्ट था? हैरेट का था। लेकिन डोमर ने यह कॉन्सेप्ट दिया, आउटपुट कैपिटल रेशियो का कॉन्सेप्ट दिया। देखिए आउटपुट रेशियो, आउटपुट कैपिटल रेशियो जो है, आउटपुट कैपिटल रेशियो, जिसको हम यहां पे सिग्मा से डिनोट करते हैं, यह होगा डेल्टा Y बटा डेल्टा K। इसका मतलब है कि एक इकाई अतिरिक्त पूंजी कितने इकाई अतिरिक्त उत्पादन कर सकती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक इकाई अतिरिक्त पूंजी कितने इकाई अतिरिक्त उत्पादन कर सकती है। मतलब पूंजी की उत्पादकता, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि 4 इकाई पूंजी, 4 इकाई पूंजी से एक इकाई आउटपुट, रियल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अब जरा देखिए, तो यहां पे जो OCR होगा या फिर जो सिग्मा होगा, वो हो जाएगा 1/4 या 0.25। इसका मतलब हुआ कि 0.25 जो है कैपिटल है, वो एक इकाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है, या फिर 4 इकाई पूंजी से एक इकाई आउटपुट प्रोड्यूस होगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जब हम आउटपुट कैपिटल रेशियो या कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करते हैं, तो हमेशा इसे हम वैल्यू के फॉर्म में देखते हैं, प्राइस के फॉर्म में देखते हैं। मतलब अगर इस एग्जांपल को दे, जहां मैं कह रहा हूं कि 4 इकाई पूंजी से एक इकाई आउटपुट उत्पन्न हो रहा है, तो आउटपुट कैपिटल रेशियो 1/4 या 0.25 होगा। तो मैं कहूंगा कि 4 रुपए की पूंजी 1 रुपए की रियल उत्पादन कर रही है, रियल प्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसे में जो आउटपुट कैपिटल रेशियो 1/4 होगा।
यहां पे जो हैरेड ने यूज किया था कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो जस्ट इसके उल्टा था, डेल्टा के बाई डेल्टा वाई। इसमें ये पता लगा रहे थे कि एक इकाई अतिरिक्त उत्पादन के लिए कितनी इकाई अतिरिक्त पूंजी चाहिए होती थी। तो हम कह सकते हैं जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो बिल्कुल जो है इनवर्स रिलेशन है आउटपुट कैपिटल रेशियो से। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर किसी इकोनॉमी में कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है तो ये इकोनॉमी के लिए हानिकारक है। इसका मतलब है एक इकाई उत्पादन करने के लिए बहुत ज्यादा आपको पूंजी लगानी पड़ रही है। लेकिन अगर किसी इकोनॉमी के आउटपुट कैपिटल रेशियो ज्यादा है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। नोट करिए इस बात को बहुत ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर किसी इकोनॉमी में कहा जा रहा है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो ऊंची है तो इसका मतलब एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए पूंजी ज्यादा लग रही है। जैसे इंडिया में आप तुलना करिएगा तो चाइना से ज्यादा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आउटपुट कैपिटल रेशियो ज्यादा है तो ये बेहतर है। इसका मतलब ये होगा कि एक इकाई पूंजी ज्यादा इकाई उत्पादन कर लेती है। इसका मतलब ज्यादा आपके वहां टेक्निकल एडवांसमेंट है और तमाम तरह की चीजें। तो डोमर ने आउटपुट कैपिटल रेशियो की बात की है जो दिखाता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा के को। अगर आप समझ चुके हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल क्लियर है कि हैरेड ने जहां कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात की वहीं पे डोमर ने आउटपुट कैपिटल रेशियो की बात की है। अब आइए आगे इसका क्या यूज है अब मैं आपको बताऊं। देखिए मैंने कहा कि हैरेड ने कहा कि डुअल जो है रोल है इन्वेस्टमेंट का। एक तरफ इन्वेस्टमेंट उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है और दूसरी तरफ जो है इन्वेस्टमेंट जो है लोगों में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनकम या डिमांड जनरेट करता है। तो पहला पक्ष आइए हम देखें कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी उत्पादन करने की क्षमता कैसी बढ़ जाती है या राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ा देता है। जब हम प्रोडक्शन कैपेसिटी देखेंगे कि किसी दिए गए टाइम में कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है तो दो चीजें हमको चाहिए। एक तो चाहिए कि कैपिटल स्टॉक कितना है और दूसरा चाहिए आउटपुट कैपिटल रेशियो कितना है। अगर दो चीजें हमको पता है तो हम बता देंगे कि अगर हम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दो चीजें चाहिए। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में जो चेंज होगा मतलब उत्पादन जो बढ़ेगा वो होगा कितना आपका, वो होगा डेल्टा के मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वाई बटा डेल्टा के। अब देखिए कैसे, अगर मान लीजिए किसी दिए गए समय में जो पूंजी का स्टॉक है कैपिटल स्टॉक मान लीजिए किसी दिए गए समय में कैपिटल स्टॉक डेल्टा के है और दिए गए समय में जो हमारा सिग्मा है आउटपुट कैपिटल रेशियो, जिसको अभी हमने बताया कि आउटपुट डेल्टा वाई बटा डेल्टा के है, ये दिया हुआ है सिग्मा। तो किसी दिए गए समय में जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि इस समीकरण से हम देख सकते हैं कि डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा के मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वाई बटा के। बहुत आसान सी बात है। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि 500 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया, तो 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने से अगर हमारा जो है आउटपुट कैपिटल रेशियो जो है 4 है तो कितना ज्यादा आउटपुट बढ़ा। तो क्या करना है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैंने कहा कि 500 करोड़ मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 500 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट को आप जानते ही हैं यही डेल्टा के होता है, चेंज इन पूंजी स्टॉक। और अगर मेरा कैपिटल आउटपुट रेशियो, अब ध्यान से समझिएगा, 4 मान लीजिए दिया है, तो इसका मतलब है आउटपुट कैपिटल रेशियो 1/4 होगा, जिसे जो है डोमर यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको पता लगाना है कितना उत्पादन बढ़ा तो क्या करेंगे आप, 500 करोड़ मल्टीप्लाई बाई आउटपुट कैपिटल रेशियो, चूंकि ये कैपिटल आउटपुट रेशियो को उल्टा होता है, तो 125 करोड़ की उत्पादन बढ़ जाएगी। तो इसी चीज को हम इस इक्वेशन से यहां पे ला दिए हैं कि डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा वाई बाई डेल्टा के। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि किस तरह उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। ये जो है एग्जांपल से। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब हम डेल्टा के कहते हैं इसी को हम कहते हैं आई, और हम पहले ही बता चुके हैं कि डेल्टा वाई बटा डेल्टा के लिए जो शब्द यूज किया है वो सिग्मा यूज हुआ है। तो डेल्टा वाई इक्वल टू आपका हो गया आई इंटू सिग्मा। देखिए एक इक्वेशन ये आपका मिल गया डोमर का। ये डोमर का हमारा पहला समीकरण मिल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय में जो चेंज हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल आउटपुट जो रेशियो है उसके गुणन का है। ये पता लग गया कि कितनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। लेकिन अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि पता करना चाहूं कि राष्ट्रीय आय में क्या वृद्धि होगी, अब समझिएगा इस बात को। ये तो मैंने कहा उत्पादन क्षमता में इतनी वृद्धि, लेकिन राष्ट्रीय आय की हमको पता लगाना है कि ग्रोथ रेट क्या है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में दोनों तरफ y से डिवीजन करना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा। देखिए क्या होगा, ये जो हमारा इक्वेशन है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए है, अगर इसके हम दोनों साइड में y से डिवीजन कर दें तो ये क्या आएगा, डेल्टा वाई बटा वाई
इक्वल टू डेल्टा के बटा वाई मल्टीप्लाई डेल्टा वाई बटा डेल्टा के। इसका मतलब डेल्टा वाई बटा वाई जो है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर है। इसका मतलब अगर इसे हम जी वाई कह दें, सॉरी जी वाई मतलब ग्रोथ रेट इन नेशनल इनकम, तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा के का मतलब है इन्वेस्टमेंट आई बटा वाई इंटू डेल्टा वाई बटा डे, ये है हमारा सिग्मा। ये देखिए ये इक्वेशन आ गया। जो आधारभूत समीकरण होगा कि जो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन क्या होगा डोमर के मॉडल में, तो अगर आप कहेंगे जी वाई, तो जी वाई डिनोट कर रहा है आपका कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये जो नेशनल इनकम की वृद्धि है वो डोमर के मॉडल में वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर और कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का कितना भाग इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और आउटपुट कैपिटल रेशियो क्या है। अगर आपसे कंपटीशन में ये सवाल पूछा जाता है कि जो ग्रोथ फैक्टर्स है डोमर में वो किससे डिटरमाइन होगा, तो देयर आर टू ग्रोथ फैक्टर, टू ग्रोथ डिटरमिनेंट। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट रेट हाई होगी तो आपका नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, ग्रोथ रेट, और दूसरा अगर आपका आउटपुट कैपिटल रेशियो हाई है तो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे सेविंग के रेट में देखूं तो ये मान के चलते हैं हैरड डोमर की इक्विलिब्रियम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होते हैं, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूं कि जी वाई इजकल टू, यहां पे एस की जगह पे आई लिख दूं तो एस बाई वाई इंटू सिग्मा, और एस बटा वाई आप जानते हैं कि ये क्या है, सेविंग से राष्ट्रीय आय का अनुपात है, जिसे आप कह सकते हैं कि जी वाई इजकल टू स्मॉल एस इंटू रो। ये देखिए ये हमारा ग्रोथ, देखिए ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो जी वाई हो सकता है, सॉरी जी वाई जो है जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर है वो एस बाई सिग्मा, ये जो है आ गया हमारा जो है एक ग्रोथ इक्वेशन कि जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वो देखिए उसके डिटरमिनेंट क्या हो गया, एक तो सेविंग रेशियो हो गया, सेविंग रेशियो आप समझ रहे होंगे, सेविंग रेशियो मैं कहता हूं तो ये जो है एस बटा वाई है, और ये जो है आउटपुट कैपिटल रेशियो है। दो चीजों से ये डिटरमाइन हो रहा है, आउटपुट कैपिटल रेशियो से और जो है एस बटा वाई से। तो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ अकॉर्डिंग टू डोमर दो चीजों के द्वारा डिटरमाइन होगी। अगर आपके पास सेविंग हाई है, इन्वेस्टमेंट हाई है तो बढ़ जाएगा, और आउटपुट कैपिटल रेशियो हाई है तो। देखिए यहां पे देखिए मैंने दो चीजें यहां पे मैंने की है, एक तो मैंने प्रोडक्शन कैपेसिटी बताई है डोमर के मॉडल में क्या होगा, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो डेल्टा वाई बटा इक्वल टू आई इंटू सिग्मा से हमने प्राप्त किया है, डेल्टा वाई इक्वल टू। लेकिन अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो डेल्टा वाई बटा वाई होगा, देखिए चेंज दिखाएगा, आप समझ रहे हो, थोड़ा भी मैथमेटिक्स आपको आता है तो यहां पे जो ग्रोथ रेट होगा इस इक्वेशन से आएगा जो हमारा इस स्मॉल एस और सिग्मा के गुणनफल के बराबर है। तो ये हो गया हम लोगों का दोस्तों चीजें कि डोमर के मॉडल में प्रोडक्शन कैपेसिटी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर क्या होगी। अब देखिए इसको आप लोग समझ चुके हैं, तो अब हम देखते हैं दूसरा पक्ष इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का दूसरा पक्ष है कि किस रेट से आय बढ़ता है। तो आइए हेडिंग डालिए कि दूसरा पक्ष क्या है इन्वेस्टमेंट का, तो है उसका आय सृजन पक्ष या मांग पक्ष। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, आय सृजन पक्ष या फिर मांग पक्ष, आय सृजन पक्ष या फिर मांग पक्ष। अब दूसरा हो गया हमारा इनकम जनरेशन। इन्वेस्टमेंट से दूसरा क्या होता है, इनकम जनरेशन। कितना इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रहा है, कितना आय सृजित हो रहा है। इन्होंने मैंने कहा ना किन्सियन का एक तरह से विस्तार है, तो जैसे किन्स कहते हैं कि जो इनकम में वृद्धि होगी वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगी, डेल्टा वाई डेल्टा आई इंटू के। आप पढ़ते होंगे, ये है इनका जो है मॉडल किन्स का, जिसमें वो मल्टीप्लायर के माध्यम से बताते हैं कि अगर आप 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें तो कितना राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, ये के गुना होगी, जहां के मल्टीप्लायर है। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के को आप जानते हैं, हम कहते हैं 1 माइनस एमपी सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू डेल्टा आई, और डेल्टा वाई इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 1 माइनस एमपी एस इंटू डेल्टा आई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एस स्मॉल एस लिख सकते हैं, यहां पे देखिए 1 बाई एमपीएस को इंटू डेल्टा आई, सॉरी 1 बाई एस। तो क्या होगा, डेल्टा वाई इक्वल टू हो गया हमारा 1 बाई एस इंटू डेल्टा आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए दो इक्वेशन हमको मिल चुके हैं, एक तो हमको मिल गया ये आपका डेल्टा वाई इक्वल टू 1 बाई एस, जहां पे जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, और डेल्टा वाई ये हो गया आय सृजन पक्ष, और दूसरा था हम लोगों का
सप्लाई साइड में प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था उसको हमने पिछले इक्वेशन से क्या निकाला था कि डेल्टा वाई इक्वल टू आई इंटू सिग्मा, ये था इक्वेशन नंबर 1 हमारा था। अब देखिए दोनों चीज मिल गई, उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हो रही है और यहां से हमको पता लग गया कि राष्ट्रीय आय में कितनी जो है हमारी मांग पक्ष हो रही है। तो देखिए इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए कि जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो उत्पादन क्षमता में उसी दर से वृद्धि हो जिस दर से आय में वृद्धि हो, तभी तो बढ़ते हुए उत्पादन क्षमता को ये हमारा डिमांड कंपनसेट कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा और इकोनॉमी में फुल इंप्लीमेंट बनी रहेगी। तो एक डायनेमिक इकोनॉमी में जहां पे ग्रोथ रेट चेंज हो सकती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज हो सकती है, उसमें राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर है उस रेट से हो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को एब्जॉर्ब कर सके ताकि फुल इंप्लीमेंट स्टेडी स्टेट ग्रोथ कायम हो सके। तो इक्वेशन 1 से हमको उत्पादन क्षमता में वृद्धि पता लग गई जो इन्वेस्टमेंट और आउटपुट कैपिटल रेशियो के गुणनफल के बराबर है, और यहां पे मांग पक्ष पता लग गई जो 1/s इंटू डेल्टा ई के बराबर। बस इक्विलिब्रियम में दोनों को हमको बराबर कर देना है। तो इन इक्विलिब्रियम संस्थिति में क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा मैथमेटिकल हो रहा है लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा। संस्थिति में क्या होगा, बस मांग पक्ष बराबर पूर्ति पक्ष आप कर दीजिए। तो यहां पे हो गया आई इंटू सिग्मा इक्वल टू 1/s इंटू डेल्टा आई, ये मिल गया हमको। अब देखिए अगर आप इसको लिख चुके होंगे तो आइए हम फिर यहां से आपको आगे बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में अगर इसी हम लेके चले इक्वेशन को तो हो गया डेल्टा आई बटा आई इंटू यस इंटू सिग्मा। ये देखिए मतलब निवेश में जो वृद्धि दर है अगर वो S मल्टीप्लाई बाई आउटपुट कैपिटल रेशियो के बराबर है, जहां पर S जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है और ये जो है आउटपुट कैपिटल रेशियो है, जो दोनों ही कांस्टेंट है आउटपुट कैपिटल रेशियो, तो इकोनॉमी में फुल इंप्लॉयमेंट रहेगा और इकोनॉमी में उतनी ही आय सृजित होगी जितनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है और एक दूसरे को एब्जॉर्ब करेंगे। तो डायनेमिक इकोनॉमी में आपका इक्विलिब्रियम पाथ स्टेडी पाथ पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डेल्टा आई डेल्टा आई जो है एस इंटू रो से बढ़ रहा है। लेकिन अभी आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में, थोड़ा देखिएगा कि मैंने 2 चीजें निकाली थी। एक तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर हमने निकाला था डेल्टा वाई बटा वाई, जो कि हमारा आया था एस बाई आउटपुट कैपिटल रेशियो। देखिए यहां पे राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर भी यही है और यहां पे जो है इन्वेस्टमेंट में वृद्धि दर भी यही है। इसका मतलब क्या हुआ डोमर के मॉडल में, डेल्टा वाई बटा वाई इजकल टू डेल्टा आई बटा आई इजकल टू हो गया आपका एस मल्टीप्लाई बाई सिग्मा। राष्ट्रीय आय या निवेश में वृद्धि दर अगर एस मल्टीप्लाई बाई सिग्मा से हो, देखिए दोनों ही एक ही होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर भी वही होगी और इन्वेस्टमेंट में वृद्धि दर भी वही होगी जो एस मल्टीप्लाई बाई सिग्मा है, आउटपुट कैपिटल रेशियो है। अगर ये दोनों कांस्टेंट रेट से ग्रो करें, देखिए क्यों कांस्टेंट में कह रहा हूं, क्योंकि एस भी कांस्टेंट और सिग्मा भी कांस्टेंट, तो इकोनॉमी फुल इंप्लॉयमेंट की सिचुएशन में रहेगी। अब देखिए ये आसान नहीं है कि हमेशा ये हो, इसलिए जो नाइफ एज प्रॉब्लम की बात हैरेड में आती थी वो यहां डोमर में भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस रेट से जो है आपका इन्वेस्टमेंट और आरटीआई बढ़े कि एस और सिग्मा के हमेशा बराबर रहे। इसलिए आप यहां देखेंगे कि यहां भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी। तो कैसे एग्जिस्ट करेगी, हो सके कि ये पार्ट जो है डाइवर्जन हो जाए, ऐसा न हो तो फिर क्या होगा यहां हैरेड के मॉडल में। आइए इसके ऊपर हम लोग दोस्तों विचार कर लेते हैं। 2 सिचुएशन हो सकती है। क्या सिचुएशन हो सकती है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि डेल्टा आई बटा आई जो है एस मल्टीप्लाई बाई सिग्मा ये बराबर हो, इस तरह की सिचुएशन हो। राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर ये चल रही हो और यही राष्ट्रीय आय में वाई बटा वाई भी हो, तो ठीक है, ये फुल इंप्लॉयमेंट बना रहेगा और स्टेडी स्टेट ग्रोथ बनी रहेगी, डायनेमिक इकोनॉमी में ये सिचुएशन बना रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए डेल्टा आई बटा आई ग्रेटर देन एस इंटू सिग्मा, तो ये हैरेड का जी ए बराबर जी डब्ल्यू होगा और इकोनॉमी में आ जाएगी बूम, या फिर आप इसे कह दें इन्फ्लेशन। डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा बढ़ेगी, आय ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन क्षमता में भी उस दर से नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा तो ज्यादा आ गया, परचेजिंग पावर ज्यादा आ गया, लेकिन इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बढ़ना चाहिए था, उत्पादन क्षमता उस रेट से नहीं बढ़ी। तो इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, बूम आ जाएगा। ज्यादा पैसा, परचेजिंग पावर तो ज्यादा है, सामान नहीं बना है, तो क्या हो जाएगा, बूम आ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये तो फर्स्ट हो गई।
सेकेंड क्या हो सकती है कि डेल्टा आई बटा आई लेसर देन एस इंटू सिग्मा, ये हो सकता है। ऐसे में उत्पादन क्षमता ज्यादा बढ़ रहा है, राष्ट्रीय आय कम हो रही है। तो ये इकोनॉमी में क्या है, जी डब्ल्यू बराबर जीए की सिचुएशन है हैरट का, और इसमें क्या आ जाएगा, रिसेशन, या फिर कई बार आप देखेंगे कि कंपटीशन में इसके लिए डिफ्लेशन शब्द भी पूछ लेता है, डिफ्लेशन। तो मंदी आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। बस ये जो है क्या हुआ, उत्पादन क्षमता में ज्यादा वृद्धि हो गई, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, गुड्स एंड सर्विसेज बंद तो गए, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, तो ये स्थिति आ गई। तो जो प्रॉब्लम हैरट के मॉडल में थी, नाइफ है, वही प्रॉब्लम यहां पे देखिए डोमर के मॉडल में भी एग्जिस्ट कर रही है, और इसका रीजन बिल्कुल साफ साफ है। क्यों, कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट मान के चले हैरट, यहां ये आउटपुट कैपिटल रेशियो को कांस्टेंट मान के चलते हैं, सेविंग को कांस्टेंट मान के चलते हैं, सेविंग को कांस्टेंट ये भी मान के चल रहे हैं। इनके वहां जो कोफिशिएंट है प्रोडक्शन फंक्शन वाला, वो भी एक तरीके से स्थिर है। तो कोई इसमें इस तरह की चीजें फ्लेक्सिबिलिटी वाली है ही नहीं कि इनको पुनः जो है इक्विलिब्रियम पाथ पे लेके आए, और ये इक्विलिब्रियम पाथ यही अगर है तो इनका बना रहेगा, और फुल इंप्लॉयमेंट पे इकोनॉमी, एक डायनेमिक इकोनॉमी जो मेंटेन करता रहेगा, जिसकी संभावना कम है, ये जो है चाकू के नोक पे चलने वाली है। तो एक तरीके से आप देखिए हैरट की जो डाइवर्जन की प्रॉब्लम है, वो सेम डाइवर्जन प्रॉब्लम आपके डोमर के मॉडल में भी दिखाई देगी, और डोमर के मॉडल में भी वही प्रॉब्लम आएगी जो हैरट के मॉडल में थी। तो दोस्तों ये रहा हमारा एनालिसिस डोमर के ऊपर। बहुत कुछ मैं बता सकता हूं इसमें, लेकिन कंपटीशन के लिए सिविल तक अगर आप इतना लिख के आइएगा आईएएस के पेपर तक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर, देखिए कई बार 60 यूपीएससी में पूछा जाता है, या फिर जो है पूछा जाता है डोमर का सिग्मा क्या है, तो आपको पूरा मैंने बताया कि आउटपुट कैपिटल रेशियो है, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो हम अपने क्षमता का जो भी हमको भगवान ने ज्ञान दिया है आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा यही मकसद भी है कि मैंने देखा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, और मैं देखा वहां पे कुछ बहुत ही विद्वान टीचर हैं, नाम नहीं ले रहा हूं अब मैं, क्योंकि जो बात में आगे कहने वाला हूं थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मुझे। बहुत विद्वान टीचर हैं, लेकिन उनकी टीचिंग क्लास टीचिंग तक है, और उसके बाद आने वाले समय में वो एक तरीके से खत्म होगा। लेकिन अगर हम इसको सोशल मीडिया के साइड से यूट्यूब पे अगर डालते हैं, तो काफी लोग इससे लाभान्वित रहेंगे, और बहुत लंबे समय तक लाभान्वित रहेंगे। तो नॉलेज है, इसे जो है आप अगर कहीं से इकट्ठा करते हैं, जो हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, हमको गुरुओं ने पढ़ाया, अगर मैं वो आप तक ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये ज्ञान का कहीं ना कहीं जो है हम लोगों का देखिएगा आदान प्रदान है, आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो एक पुनीत कर्तव्य है कि जिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकला, उसकी कुछ ना कुछ जो परंपराएं रही है इलाहाबाद में, मैं देखता यही था कि मुझे लगता है कि जितना टीचर बच्चों की सहायता नहीं करते, उससे ज्यादा सीनियर सहायता करते थे। तो वो चीजें मेंटेन रहे, और हमेशा जो है आप सीखें और हमेशा अच्छा करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका जो है चीजें बहुत ही अच्छी होगी, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी। ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी कुछ टीचर बहुत ही विद्वान है, बहुत ही ज्ञानी है, जिससे मैं सीखता रहता हूं। तो दोस्तों बस समय का जो है अपने आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए। ठंड बहुत है, लेकिन ठंड बहुत है इसका मतलब नहीं कि सिर्फ आराम करें, उसमें भी जो है आप चाय की चुस्की लेते हुए हैरट को, डोमर को, कीन्स को पढ़िए, और मुझे भी परेशान करिए पढ़ने के लिए, मुझे भी विवश करिए कि मैं भी पढ़ूं और आपसे बातें करूं तरह तरह की। अच्छा लगता है मुझे भी, और आपको भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।